What's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture. लेक्चर नंबर 8 सीरीज़ का है, जिसमें मैंने आपको 5 लेक्चर्स आपको दिया था। मोशन वाला चैप्टर उसको कंप्लीट किया था। आज लेक्चर नंबर 3 जो है वो किसका है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो टोटल मैंने 7 लेक्चर्स दिए, आज 8वां है। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज टू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। हम इस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, 10 में से 10 अगर इस सीरीज़ को आप कंप्लीट देखोगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एनर्जी, वोल्टेज। 2 लेक्चर्स मैंने दिए, मैक्सिमम पोर्शन हमने कवर किया है। जिसने अभी तक के क्लासेस नहीं दिए पहले 2, वो दे दो। लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर सीरीज 7 जो है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वोल्टमीटर, गैलोनोमीटर, ओम्स लॉ मैंने सारा बोला था आपको। आज हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है आज का टॉपिक वो है हमारे पास, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बोला था कल। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने बोली थी। रेजिस्टेंस क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है एक कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होता है? जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, समझ आ रही बात? उसको हम वो होती है एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, ए कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टर। और वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसको क्या करता है? रेजिस्ट करता है। उस कंपोनेंट को बोला जाता है रेजिस्टर, जो सर्किट में इस्तेमाल होता है। मतलब आपने ऐसे देखा होगा, ये आपने यहाँ पर एक बैटरी, एक सेल यूज़ की है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर आपने क्या रखा है? यहाँ पर ऐसे आपने रेजिस्टर बनाया होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? इसको R से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है? ये करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। दैट मीन्स मैंने आपको कल भी बोला था, I इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब अगर रेजिस्टेंस कम है तो दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रही है, करंट कम फ्लो होगा। और वो फ्लो जो है उसको कैसे डिनोट किया जाता है? वो कौन सा आप बोल सकते हो, एक कौन सा कंपोनेंट होता है जो रेजिस्टेंस को क्या करता है? रेजिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है। आप बोलोगे सर वो रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट है जो हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं सर्किट के थ्रू, और इसी को रेजिस्टर बोलते हैं। ये जो होता है इसको रेजिस्टर बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस, जो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्टर करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद लिखा गया है इन प्रैक्टिस। ठीक है, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, रेजिस्टर्स आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टर्स क्या करते हैं? या तो इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, या तो डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेटली आपको पता है, मैंने पहले बोला आपको, इलेक्ट्रिक करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मैंने पहले बोला रेजिस्टेंस क्या कर रही है? इंक्रीज भी कर सकता है करंट को, डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज कैसे करेगा? अगर रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस जो होती है, मतलब ऐसा रेजिस्टर हम लगा लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा। ऐसा रेजिस्टर हम लगा लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कम क्या होगा? कम फ्लो होता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ये मैंने एक रजिस्टर बनाया है ऐसे, और यहाँ से करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये I फ्लो हो गया, और ये हो गया आपका R, जिसको आप रजिस्टर बोलते हो। दूसरा रजिस्टर में बनाता हूँ मैं इसको ऐसे, सपोज ऐसे 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 मैंने किया, डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, सो दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और मेरा यही मकसद है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ पर भी करंट फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है R। अब यहाँ पर देखो, ये वाला रेजिस्टेंस, सपोज मैंने ये अलग रजिस्टर है, और यहाँ पर मैंने रजिस्टर अलग लगाया है। मैं बोलता हूँ कि ये जो रजिस्टर है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी R जो है कम है। ठीक है, यहाँ पर जो रजिस्टर जो है, रजिस्टर, इसकी R कम है, तो यहाँ पर ज़्यादा करंट क्या होगा? फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये क्या करता है? यहाँ से करंट तो फ्लो होता है, लेकिन करंट कम फ्लो होता है। तो दैट मीन्स ये, इसका मतलब एक रजिस्टर क्या करता है? ये इंक्रीज भी करता है फ्लो ऑफ करंट को, और ये डिक्रीज भी करता है फ्लो ऑफ करंट को, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस।
वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या, द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये भी कंपोनेंट होता है किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का। मैंने अभी बोला आपको, ये मैंने यहाँ पर बनाया, जैसे कि मैंने एक ऐसा रजिस्टर बनाया, एक ऐसा रजिस्टर मैंने बनाया जो कि यहाँ पर मैंने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव ये आर मैंने बनाया। तो ये ऐसा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये पूरा सर्किट है। और ये किसकी बात कर रहा है, इस आर की बात कर, इस रजिस्टर की बात कर रहा है, जो कि रेगुलेट करता है करंट के फ्लो को। जो करंट यहाँ से फ्लो तो उसको रेगुलेट करता है, या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। वोल्टेज को हम चेंज नहीं करते, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही रखते हैं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। ये जो होते हैं यहाँ पर, ये वोल्टेज जो होता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं सोर्स से। सोर्स क्या है यहाँ पर, सेल, यहाँ से हम वोल्टेज को चेंज नहीं करते, जिससे क्या हो जाती है, इस रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इस रेजिस्टर को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, कीवर्ड क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम वोल्टेज सोर्स का चेंज नहीं करते हैं, और जो हमारे पास रेजिस्टर होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करता है। इंक्रीज करें या डिक्रीज करें वो अलग बात है, बट वोल्टेज का सोर्स, वोल्टेज जो भी है उसको चेंज नहीं किया जाता है। फिर होता है एक और जिसको बोलते हैं रेहास्टैट। रेहास्टैट कुछ ऐसे होती है, एक स्विच आप ऐसे समझिए, ऐसे, अभी ये क्या है, अभी ये ऑफ है, ऑफ है, लेकिन अगर मैं ऐसे रखूँगा इसको, यहाँ पर गैप है ना, ये ऑफ है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूँ, अब इसको ऐसे करूँ, दैट मैंने कनेक्शन दिया, जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है अब यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो ये करंट आ रहा था वो इसमें नहीं जा रहा था। क्यों, क्योंकि बीच में ये स्विच ऑन थी, स्विच ऑफ थी, स्विच ऑफ थी, लेकिन अब मैंने ऑन किया, ऑन का मतलब ये अब इसके साथ टच हो गया। अब जो करंट यहाँ पर आ जाएगा इसको यहाँ पर भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं रेहास्टैट। दिस इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सर्किट, विच इज यूज्ड इन ए सर्किट, सर्किट में टू प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब मैं सर्किट को क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्लोज किया, सर्किट मैंने बना लिया। तो रेहास्टैट भी एक डिवाइस है जिसको सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, विच इज यूज्ड इन ए सर्किट टू प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड किया जाता है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है यहाँ पर। आ रही बात समझ, क्लियर हो गया। उसको बोला जाता है हम रेहास्टैट। तो रेहास्टैट का ही काम होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर मैं, जब मैं यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करूँगा तो उस टाइम मैं ऐसे नहीं बनाऊँगा, ऐसे मैं नहीं बनाऊँगा, ऐसे सर्किट नहीं बनाऊँगा। मैं कैसे बनाऊँगा, मैं ये तो रजिस्टर हो गया, मुझे तो यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, यहाँ से इस स्विच को कुछ इस तरीके से रखूँगा, जो कि मुझे क्या बताए, ये रेहास्टैट बताता है यहाँ पर, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, ये समझना आपको ज़रूरी है, जिसको हम नाम बोलते हैं जनरली काजेज ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर क्यों रेजिस्टेंस दिखाता है, अगर उस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, क्यों वो करंट जो होता है वो करंट जो होता है उसको रेजिस्टेंस मिलती है, उसको यहाँ पर एक रुकावट मिलती है, ठीक है, उसको रोका जाता है यहाँ पर। ऐसा क्या है, क्या क्या कारण है यहाँ पर, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। जैसे कि गाड़ी अगर चल रही है, जैसे जैसे ये रोड के ऊपर है, ये रोड है, यहाँ पर गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, गाड़ी की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको एक रेजिस्टेंस मिलती है, रोड पे चल रहे हैं, यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस मिलती है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो आप स्मॉल एफ से लिखते हो, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है इसका अपोज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इस गाड़ी को रेजिस्टेंस कैसे मिलता है, आप बोलोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या आप बोलोगे सर इसकी दूसरी रेजिस्टेंस मिलती है, विंड की वजह से भी इसको रेजिस्टेंस मिलती है। तो दैट मीन्स वो हो गए रेजिस्टेंस के फैक्टर्स, एक है फ्रिक्शन, एक है विंड का फोर्स आना, विंड जो होते हैं अपोज डायरेक्शन में आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ कितना है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक गाड़ी अगर चलाते हैं उसको रेजिस्टेंस मिलती है। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है, जो भी एक कंडक्टर होता है, ये अगर रेजिस्टेंस दिखाता है, दैट मीन्स ये रेजिस्ट करता है इस करंट को, ठीक है। कंडक्टर ज़्यादा रेजिस्टेंस भी दिखा सकता है, कम भी दिखा सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है ऐसा दिखाने के, क्या क्या काजेस हैं, यही हम देखेंगे। क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है ना, ये ऐसे मैंने बना लिया, और ये सॉरी एक कंडक्टर ऐसे भी हो सकता है और कंडक्टर ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर देखो कंडक्टर ऐसे भी हो सकता है, आप यहाँ पर देखो इसको, ऐसे कंडक्टर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। मैंने चेंज कहाँ पर लाई सर, आपने यहाँ पर इसके डायमीटर में चेंज लाई और लेंथ में चेंज लाई। यहाँ पर देखो डायमीटर, यहाँ पर देखो आपने लेंथ बढ़ा दी,
डायमीटर को सेम रखा। यहाँ पर सर आपने लेंथ को कम किया, डायमीटर को बढ़ा दिया। यहाँ सर आपने लेंथ को कम किया, बहुत कम किया, लेकिन डायमीटर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब साइज़ जिसको बोला जाता है, या लेंथ ऑफ ए कंडक्टर आप यहाँ पर देख सकते हो। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, जिस हम देखेंगे अभी, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी डिसाइड करता है कि एक कंडक्टर रेजिस्टेंस कम दिखाएगा या ज़्यादा दिखाता है। उसकी रेजिस्टेंस कम होती है या ज़्यादा होती है, उस कंडक्टर की डिपेंड किस पे करता है, उसकी लेंथ कितनी है। मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से वो कंडक्टर जो है वो किसका बना हुआ है, उसका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है उसका, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये भी हमें देखना पड़ता है, क्या वो मेटल है, क्या वो लकड़ी है, क्या वो और कोई चीज़ है जिसके थ्रू कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कोई ऐसा चीज़ हो जिसके ज़्यादा थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, क्या वो इंसुलेटर है, क्या वो कंडक्टर हैं, कौन सा चीज़ है, वो भी हम देखेंगे। क्योंकि मेटल्स में भी हमारे पास क्या आते हैं, कंडक्टर्स में भी मेटल आता है, कॉपर आता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी हमें देखना, जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, हो गया दूसरा। उसके बाद और फैक्टर देखेंगे हम यहाँ पर, और क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने अभी बोला आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो है ये डायमीटर ये कम है, या यही मैं यहाँ पर बनाता हूँ और इतनी ही लेंथ रखूँगा, डायमीटर ज़्यादा। यहाँ पर देखो लेंथ मैंने इतनी रखी, यहाँ पर मैं लेंथ मैंने चेंज नहीं की, लेंथ मैंने सेम रखा, लेकिन यहाँ पर मैंने डायमीटर कम किया, यहाँ पर मैंने डायमीटर को बढ़ा दिया। मतलब ये वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब सर अगर मैं ऐसे बनाता, ठीक है, ऐसे बनाता, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन क्या था, यहाँ पर स्क्वायर वाला क्रॉस सेक्शन था। डिपेंड करता है कौन सा क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसका एरिया कितना उस पर भी वेरी करता है। ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके देखनी है, और तब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर रेजिस्टेंस तो आपने देखी है, रेजिस्टेंस आर होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी ये देखना होता है, जिसको आप रो के नाम से जानते हो, रो के नाम से जानते हो, ठीक है, रो के नाम से जानते हो। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब एक एक करके हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में भी बनता है और डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी ज़्यादातर पूछा जाता है। काज ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये ई, ये ई, ये ई, जो ये नेगेटिव चार्ज जो मैंने बोला था ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसके थ्रू, एक कंडक्टर के थ्रू। ये क्या है, ये एक कंडक्टर है, मैंने पहले बोला ये कंडक्टर है, रॉड एक है, और इसी जो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना कंडक्टर के थ्रू, यही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, यही तो आई होता है, ठीक है। द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ ए कंडक्टर क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर जो होता है उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स ये क्या करते हैं, ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। मतलब हिंड्रेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो फ्लो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसको हिंड्रेंस क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, देखो ध्यान से देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, रटा नहीं करना, ये सारा कुछ सोचने वाली बात है, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, मैंने आपको बोला कंडक्टर के थ्रू क्या होता है, आप बोलोगे चार्ज फ्लो होता है। वो चार्ज एक्चुअली क्या है, वो नेगेटिव होता है, ये ऐसे, और इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ई क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई नेगेटिव क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं सर, ये यहाँ पर फ्लो करते हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, कंडक्टर के थ्रू क्या पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। यही मैंने बोला, इसी के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ये मैंने बनाया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ गया, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, और ये आ गया इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लियर? हाँ सर, ठीक। लेकिन अब ये कंडक्टर जो है, जो ये रॉड है ना, जो ये रॉड है, कौन सी वाली रॉड, ये वाली रॉड जो है ना, ये कंडक्टर जो है, ये इसमें क्या होते हैं, इसमें अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स है, पॉजिटिव पार्टिकल्स, अरे बात समझ, पॉजिटिव पार्टिकल्स का मतलब ये वाले पार्टिकल्स है इसमें, कौन से वाले, ये वाले पार्टिकल्स, ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स हैं इस रॉड के अंदर, ठीक है। तो दैट मीन्स यही लिख रहा है, द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ ए कंडक्टर। जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं कंडक्टर के, ये क्या करते हैं, ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ता है, ये इसके साथ शादी आप बोले, इसके साथ पैचअप करने की कोशिश करता है, तो ये इसके साथ पैचअप कर रहा है, ये इसके साथ पैचअप कर रहा है। यहाँ पर मैं और इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, 5 नेगेटिव मिल जाता है, 5 नेगेटिव मिल जाता है, 5 नेगेटिव मिल जाता है। ये तो अब यहाँ पर जो है पैचअप करने लगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, हिंड्रेंस क्रिएट होते हैं। पैचअप मैंने इसलिए समझाया सो दैट आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जो भी ठीक है कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं कंडक्टर के, उसकी वजह से क्या होता है, हिंड्रेंस क्रिएट होती है किनके बीच में, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास होते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है, मैंने बोला लाइक चार्जेस
क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, ये बहुत दूर जाते हैं, ऐसे ऐसे भाग जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये अनलाइक चार्ज है। मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बोला था, इसीलिए मैंने वहाँ पर चार्जेस का कॉन्सेप्ट बोला था, चार्जेस कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और जैसे कि होता है ओवरऑल, जैसे कि आप पढ़ाई में अच्छे चल रहे हो लेकिन आपका अट्रैक्शन हो गई है किसी लड़की की तरफ, होता है अट्रैक्शन, ठीक है, तो आप क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। क्यों, आप उसी के बारे में सोचना शुरू करोगे तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे उसकी तरफ, आपका माइंड काम नहीं करेगा, आपके पढ़ाई में भी फ्लो रुकेगा। एग्जैक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर अप्लाई करो, यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, वो रुक रहे हैं, उसमें एक हिंड्रेंस क्रिएट होती है। This hindrance is the cause of resistance in the flow of electricity। ये जो है this hindrance is the cause, यही hindrance एक कारण है कि जो कंडक्टर हमारे पास होता है वो रेजिस्टेंस दिखाता है। मेरी बात समझ आ रही, इसीलिए जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू, उसको क्या होती है, उसको वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस मिलती है। कैसे रेजिस्टेंस मिलती है, क्योंकि इस कंडक्टर के थ्रू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। और जब कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है वो मिल जाता है, जब वो मिल जाते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, किसके अगेंस्ट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता है। ये था मेन कारण जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है। अब यही हम देखेंगे आगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। आपका ऑप्शन ए के ऑप्शंस में दिया होता है, ठीक है, किस पे डिपेंड, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला रेजिस्टेंस कैसे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिल जाते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर, ठीक है, जो रेजिस्टेंस कंडक्टर की होती है वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ के ऊपर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की, वो कंडक्टर के नेचर कैसा है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्या है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला आपको, आर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप बोलोगे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आर का मतलब रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है, वो लेंथ के भी ऊपर डिपेंड करता है, छोटा है या बड़ा है, और वो क्रॉस सेक्शन के भी ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बनाया, यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा बनाया है, ठीक है, इन तीन के ऊपर डिपेंड करता है। एक एक करके देखेंगे कि क्या लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है या कम होती है, ठीक है, एरिया से कम होती है बढ़ती है, कि मैंने क्या बोला, लेंथ और एरिया। रेजिस्टेंस, या अगर मैंने आर लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जितनी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। या मैं इस तरीके से लिखता हूँ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब मैं क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है अगर एरिया को कम करेंगे, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया देखो, ठीक है, यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, दैट इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, इसका एरिया क्या है, कम है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। अगर मैं ऐसे रखूँगा रॉड को, ये ऐसे रॉड है और दूसरी रॉड मैंने छोटी बना ली, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, लेकिन इसके रेजिस्टेंस मैंने अगर इसको एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, जिसकी लेंथ ज़्यादा है उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी, जिसकी लेंथ कम है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। आ रही बात समझ, इस तरीके वाले कॉन्सेप्ट आपको समझना, और यहाँ पर यही मेरा कहने का मतलब है, मैंने आपको सारा बताया, अब लिखा ही है यहाँ पर। नेचर ऑफ मटेरियल, सम मटेरियल क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको मैंने मेटल बोला था, कॉपर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, इसी को बोला जाता है सम मटेरियल क्रिएट्स लीस्ट रेजिस्टेंस। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंस कम करते हैं, जो कि कम रेजिस्टेंस दिखाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। एंड हिंस आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स, तो वो उनको बोला जाता है गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स का मतलब उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फिर ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। तो दैट मीन गुड कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसे कंडक्टर्स जो कि कम रेजिस्टेंस दिखाते हैं। कम रेजिस्टेंस का मतलब उन कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो होती है। जैसे कि आप आयरन के रॉड ले लो, फिर उसमें उसको हीटर के ऊपर रखो, आपको शॉक लगेगा सीधे। मेरी बात समझ, तो दैट मीन्स वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप पानी में जाओ, उसमें इलेक्ट्रिक करंट दे दो, आपको सीधे पता है करंट भी फ्लो हो जाता है और आपको शॉक लगता है पानी के अंदर भी। इसी तरीके से सिल्वर, अब यहाँ पर मटेरियल कौन सा लिया गया, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी पास होती है। जब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है, मतलब वो क्या दिखाएगा, रेजिस्टेंस कम दिखा रहा है,
व्हेन सम ऑफ द अदर मटेरियल्स क्रिएट मोर हिंड्रेंस, दैट मीन्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि हिंड्रेंस ज़्यादा दिखा रहा है, द हिंड्रेंस ज़्यादा का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है, तो दैट मीन्स उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट या तो फ्लो होगा ही नहीं या तो कम फ्लो होगा। जैसे कि अगर फ्लो होगा ही नहीं, वो होता है आपका वुड की बात करेंगे, लकड़ी ले लो, लकड़ी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, आप बोलोगे सर लकड़ी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो ऐसा मटेरियल है जो कि रेजिस्टेंस दिखाता है, जिसके रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट मीन्स while some other materials create more hindrance in the flow of electric current, that is full of electrons through them, that electric current का मतलब होता है जो electrons वहाँ से flow होते हैं उनको ज़्यादा resistance मिलती है, ऐसे में मटेरियल होते हैं। सच मटेरियल आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स, तो दैट मीन्स बैड कंडक्टर का मतलब होता है ऐसे कंडक्टर जो कि रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता भी नहीं है। और जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेजिस्टेंस क्या दिखाते हैं, कम दिखाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो फ्लो ज़्यादा करते हैं। ऐसे आप देखो, जो एक ऐसा लड़का है जिसको गुड हैबिट है, तो दैट मीन्स वो फ्लो ज़्यादा करेगा, वो पढ़ाई अच्छा करेगा या कम पढ़ाई करेगा। आप बोलोगे वो अच्छा पढ़ाई करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू ज़्यादा फ्लो होता होगा, दैट मीन्स उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम है। दूसरा बैड बॉय है कोई, ठीक है, वो ज़्यादातर खेलता है, टाइम वेस्ट करता है, मूवीज़ देखता है, रील्स देखता है, ठीक है, तो उसको दैट मीन्स उसको वो जो पढ़ाई करता है फ्लो उसका क्या होगा, कम हो गया ज़्यादा। आप बोलोगे सर फ्लो उसका कम होगा, फ्लो उसका कम होगा, क्यों? उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस किसकी है? आप बोलोगे वो मूवीज़ देखता है, मैच खेलने जाता है, ठीक है, टाइम वेस्ट करता है, रील्स देखता है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको याद करवाऊंगा यहाँ पर ही, ऐसे आपको समझना है। सच मटेरियल्स कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज इंसुलेटर्स। मैंने पहले बोला हमारे पास क्या होते हैं, मटेरियल के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, नेचर मटेरियल के बेस हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स होते हैं, और हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है वो होता है हमारे पास, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है वो हमारे पास इंसुलेटर, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वुड ही हो सकता है। और कंडक्टर की अगर बात करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है, मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है अच्छे से, जैसे इसने एग्जांपल दी है सिल्वर आपके पास होता है। और सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइसेस होती है जिसमें क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है, इसको कंडक्टिविटी एक्चुअली बोलते हैं, जो कि ज़्यादा होती है किससे, इंसुलेटर से, और कम होती हैं किससे, कंडक्टर से, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो आगे अगर होगा सेमीकंडक्टर्स उसको भी देखा जाएगा। जैसे कि आपके पास हार्ड प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स। अगर आप प्लास्टिक देखोगे, प्लास्टिक के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आप बोलोगे नहीं सर प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक के थ्रू करंट पास नहीं होता, आप बोलोगे सर ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों? इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें मटीरियल ऐसा है जो रेजिस्टेंस करंट को रेजिस्ट करता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ये हो गया, आई होप यहाँ तक हुआ होगा। उसके बाद लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, जितना मैं डायग्राम्स बनाऊंगा आपको सीधे समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, तो यहाँ पर भी देखो कंडक्टर की, यहाँ पर मैं ऐसे रखूँगा लेकिन कंडक्टर की लेंथ मैंने कम की है, तो यहाँ पर ज़्यादा लेंथ है, लंबाई ज़्यादा है, यहाँ पर लंबाई कम है। इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, इस सर्कल को मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी लेंथ को ही ले रहा हूँ। सर्कल तो क्रॉस सेक्शन हो गया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। अगर लंबाई ज़्यादा है कंडक्टर की, कंडक्टर का मतलब होता है ये सिल्वर, जैसे कि सिल्वर का बना है या कॉपर का बना है या आयरन का बना है, तो इसकी लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है। जब लेंथ ज़्यादा है तो दैट मीन्स इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो दैट मीन्स इसका करंट जो होता है कम फ्लो हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से यहाँ पर लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, यहाँ पर लेंथ क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ का इसकी लेंथ तो कम है, किससे, एज कम्पेयर टू इससे, तो इसकी लेंथ कम है। जब लेंथ कम है इसके रेजिस्टेंस भी कम होगी। रेजिस्टेंस कम का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट रिमेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, दैट मीन्स यहाँ पर आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब ये मैं दो चीज़ें आपको दिया जाएगा, आपको दो ऑब्जेक्ट, दो चीज़ें बनाई जाएगी, दो रॉड्स आपको बनाया जाएगा और पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू फ्लो होता है। तो एक मैं ऐसे बनाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा ए, और दूसरा मैं बनाऊंगा यहाँ पर, इसको मैं लिखता हूँ बी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा लेंथ ऑफ ए जो है, ए की लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ बी। आपको बोला जाएगा करंट किसके थ्रू ज़्यादा फ्लो होता है, करंट ए के थ्रू ज़्यादा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, करंट थ्रू ए इज़ ज़्यादा एज कम्पेयर टू बी, करंट इज़ बी इज़ ज़्यादा एज कम्पेयर टू ए, करंट इन बी इज़ इक्वल टू करंट इन ए, ठीक है। तो आपको क्या बोलना, आप बोलोगे सर जिसकी लेंथ ज़्यादा उसके थ्रू करंट कम पास होगा, मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा है
इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसके थ्रू करंट कम पास होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाएगा। तो दैट मीन बी की लेंथ कम है, बी की लेंथ कम है मतलब इसके थ्रू करंट जो होता है ज़्यादा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो हो जाएंगे, चार्ज फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। वो यही मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, आर बढ़ता है। आर बढ़ने का मतलब क्या होता है? करंट घटना। करंट घटने का मतलब क्या होता है? चार्ज कम फ्लो होता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये एल के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द कॉज ऑफ लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिएट मोर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपकी लंबी वायर होती है ना, ऐसे लंबी वायर होती है, तो यहाँ पर क्या होता है? करंट तो फ्लो होता है लेकिन ज़्यादा करंट फ्लो, आपको टाइम लगता है आपके मोबाइल को चार्ज होने में। लेकिन अगर आपको शॉर्ट वायर होती है ना, शॉर्ट वायर चार्जर आपके पास होगा, ऐसे आप समझो, तो इसके थ्रू करंट जो होता है पास होता है, ज़्यादा करंट पास होता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम हमें देखने को मिलती है, क्योंकि लंबाई पे ऊपर ये डिपेंड करता है। 10 रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब मैंने आपको अभी बोला। ये मैं फिर से ये कंडक्टर बनाता हूँ, ये मैंने ऐसे बना लिया, लेकिन लेंथ को मैंने यहाँ पर एल लिखा। यहाँ पर भी मैं लेंथ को एल ही लिखता हूँ, यहाँ पर भी मैं लेंथ को एल, लेंथ मैंने चेंज नहीं करता, लेंथ में उतना ही रखता हूँ, लेकिन मैंने क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया। यहाँ पर मैंने क्रॉस सेक्शन ए लिखा, यहाँ पर मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए लिखा। लेकिन मुझे पता है क्रॉस सेक्शन किसका ज़्यादा है? कैपिटल ए का ज़्यादा है, और क्रॉस सेक्शन किसका कम है? स्मॉल ए कम है। तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया को मतलब ए का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ए का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब करंट जो होता है वो कम फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम होगी, सॉरी रेजिस्टेंस कम होगी। दैट मीन मैंने क्या लिखा? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। रेजिस्टेंस यहाँ पर देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ए ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, आर कम है, आर कम है मतलब आई ज़्यादा होगा। तो जिसका एरिया ज़्यादा है यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा चार्ज यहाँ से फ्लो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर इसका एरिया कम है, तो दैट मीन्स एरिया कम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? करंट जो होता है कम फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगी। रेजिस्टेंस आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। ये लिखा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर। दिस मीन्स आर विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ कंडक्टर। दैट मीन्स एरिया ऑफ कंडक्टर मैंने बढ़ा दिया। देखो ये एरिया मैंने ऐसे रखा और दूसरा मैंने ऐसे रखा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका एरिया ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होता है मतलब इसका आई बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन छोटा है, फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है ना वो कम होगा। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कम होने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। तो ये इसी तरीके से बोला है। मोर एरिया ऑफ ए कंडक्टर फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना क्या होता है? उतना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू मोर एरिया एंड दस डिक्रीज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कम हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज द कॉज ऑफ थिक कॉपर प्लेट क्रिएट्स लेस रेजिस्टेंस टू द करंट। अगर थिक कॉपर प्लेट है मतलब आप देखोगे ये आपके पास कॉपर की वायर है, ठीक है, लेकिन ये मोटी वायर है, दैट मीन आप देखो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसकी मोटी वायर मैंने बना ली, देखो इसका मोटापन मैंने कितना किया, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने थिक बना लिया, थिक का मतलब मोटा, इसको बना लिया, ठीक है। तो दैट मीन जो भी थिक मोटी जो होती है ना कॉपर वायर, मोटी कॉपर वायर, इसमें रेजिस्टेंस आपको कम होती है, इसके थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होती है, करंट ज़्यादा पास होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन नटशल में मैंने क्या बोला था? पहले मैंने क्या बोला था? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यही मैंने बोला था। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, ये मैंने बोला था। दूसरा मैंने क्या बोला था? ये आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को मिलाऊंगा, फर्स्ट और सेकंड को क्या करूंगा? मिलाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्या कंबाइन किया, तो आर क्या बनेगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, और नीचे क्या आ जाएगा? ए। प्रोपोर्शनल को हटाना है मुझे, इस मैंने पहले बोला ये प्रोपोर्शनल है, इसको हटाना है। कुछ कांस्टेंट लगा लूँगा, कांस्टेंट जो लगा लिया मैंने, इसको ऐसे लगा लिया। देखो ये मैं ऐसे लगता हूँ, इसको रो बोलते हैं, इसको ऐसे ही लिखना है, ये रो होता है। और फिर एल अपॉन ए तो एज इट इज़ रहेगा, एल अपॉन ए एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये रो ऐसे रखो, ये ए यहाँ लेकर जाओ, कहाँ पर? आर की तरफ। तो ये क्या बनेगा? आर इंटू ए, ठीक है। और ये रो इंटू एल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। रो और एल एज इट इज़ रहेगा। मुझे चाहिए रो को मैं एज इट इज़ रखूँगा, आर इंटू ए एक साइड से और एल नीचे आ जाएगा। इसको बोला जाता है, ये होती है हमारे पास
रेजिस्टिविटी। देखो आर होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होती है, और रो होती है रेजिस्टिविटी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अलग हैं, ये अलग हैं। नाम पे नहीं जाना, नाम पे ये नहीं बोला कि ये एक जैसा लग रहा, नहीं, ये रेजिस्टेंस है और ये ट्यूटी है, और ये आर होता है, ये रोकता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर ये अलग एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। फिर से मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा था पहला स्टेप आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा स्टेप मैंने लिखा था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, तीसरा स्टेप मैंने दोनों को कंबाइन किया, मैंने लिखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और चौथे स्टेप में मैंने क्या किया, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और पांचवें स्टेप में मैंने क्या, मैंने रो निकाला, मैंने लिखा था आर ए अपॉन एल। तो ये रेजिस्टिविटी होती हैं और ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ये भी, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी अब किसके बराबर है, ये वाली इक्वेशन, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। मैंने पहले बोला था आर का यूनिट क्या है, आप बोलोगे सर आर तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने बोला था ओम है। ए हो गया एरिया का यूनिट क्या होगा, आप बोलोगे सर मीटर स्क्वायर है, ये बोलोगे ना। लेंथ की अगर बात करें, लेंथ का क्या आएगा, मीटर, ये एम और ये एम खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बचेगा, आर का होता है ओम, ओ एच एम ओम, और यहाँ पर क्या बचे, एम और एम खत्म हो गया, और एक ऊपर एम बनेगा, ओम मीटर जो है ये होता है यूनिट रेजिस्टिविटी का। मैं अगर बोलूँगा आपके पास रेजिस्टेंस है और आपके पास रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टेंस का यूनिट और रेजिस्टिविटी का यूनिट आपको बोला जाएगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस का यूनिट सीधे ओम लिखोगे, किसका, रेजिस्टेंस का, लेकिन रेजिस्टिविटी को लिखोगे ओम, साथ में मीटर आपको एम होता है मीटर, ये जोड़ना है, बस फर्क यही है और कुछ भी नहीं है, बस यही तो है। और ओम को हम कैसे लिखते हैं, ओम को हम ऐसे लिखते हैं ना ओम, और इसको ऐसे लिखते हैं ओम, और यहाँ पर आपको मीटर आएगा। तो दोनों में डिफरेंस पता चला, दोनों का डिफरेंस पता चला। तो यहाँ पर फिर से लिखता हूँ मैं क्यों बार बार लिखता हूँ, मुझे पता है बच्चों को ये ज़्यादातर समझ तो आया होगा, अब याद नहीं रहता है इसका यूनिट। अगर आपको लिखना यूनिट में यहाँ लिखता हूँ, यूनिट लिखता होगा, आप ओम लिखोगे, उस ओम को डिनोट आप करते हो ऐसे। फिर होती है आपकी रेजिस्टिविटी, TIVI, इसको आप कैसे, रेजिस्टेंस को आर लिखते हो, रेजिस्टिविटी को म्यू लिखते हो, रो लिखते हो, और इसका यूनिट जो होता है एक होता है ओम और होता है मीटर, ओम मीटर। इसके पास देखो यहाँ पर ये ओम है और ये मीटर है, यहाँ पर ओम मीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये स्क्वायर और ये एम काट किया था इसने, तो तब ये इसका वैल्यू आ गया था, ठीक है। ये यहाँ का आपका कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। कल हम देखेंगे रेजिस्टिविटी जो है एक्चुअली अच्छे से समझेंगे, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आर डिपेंड कर रहा था एल के ऊपर भी, और आर डिपेंड कर रहा था आर के ऊपर भी, सॉरी इसके एरिया के ऊपर भी, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ के भी ऊपर डिपेंड कर रहा था, एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। बट इफ वी टॉक अबाउट द रेजिस्टिविटी इज समथिंग डिफरेंट, ये हम कल देखेंगे। रेजिस्टिविटी किस पे ऊपर डिपेंड, क्या ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। ये आपको कल हम बताएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ सर ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर आपका कल आ जाएगा। आई होप अगर आपको अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि हाँ सर हमें बिल्कुल समझ आ रहा है। इसी तरीके से मैं एक फ्लो में आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। मैं पहले ही बोल चुका, जो मैं पढ़ा तो आप कभी नहीं भूल जाओगे लाइफ में, कभी भी नहीं, हमेशा आपको किसी को भी पढ़ाना होगा आप इजीली उसको कॉन्सेप्ट को समझा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।